राम राम सभी दोस्तों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 58वां होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चनों को देखेंगे और याद करेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आज का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सक्रिय आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास 14,31,25,000, 14,31,20,000, 14,30,20,000, 30,20,000। कितने मनरेगा के कार्यकर्ता हमारे पूरे भारत देश में है ग्रामीण विकास मंत्रालय के डेटा के अनुसार। तो जो हमारा पहला जवाब है वो बिल्कुल सही है। ए जो है ऑप्शन हमारा 14,31,25,000 मनरेगा के कार्यकर्ता हमारे भारत में जॉब कार्ड उनका बन चुका है। वो कहीं ना कहीं अपने मनरेगा जॉब कार्ड पर काम करते हैं। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है 7, 6, 5, 8। तो जो सही जवाब है वह है, ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत 7 प्रमुख मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। 7 प्रमुख मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे 7 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 1969, 1989, 1979 और 1999। जो सही जवाब है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का निर्माण वर्ष 1969 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1969 में किया गया था। इस अधिनियम के तहत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण संबंधी कार्य किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देश में जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया है। चालू तो 1969 में हुआ है, लेकिन कब से अनिवार्य हो गया है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। जो इसका सही जवाब है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 1969 पवित्र होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु तथा मृत जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया है। जिस साल यह चालू किया गया था, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, अस्तित्व में आया 1969 में, और उसी साल इसे पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया और अनिवार्य भी बना दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत के महारजिस्ट्रार हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत की जाती है। जो अधिनियम बनाया गया है 1969 का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण वाला, उसके तहत ही भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत का महारजिस्ट्रार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाला केंद्रीय अधिकारी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है। स्कूल में प्रवेश हेतु, आयु को प्रमाणित करने हेतु, रोजगार प्राप्त करने हेतु या उपयुक्त सभी। तो जो जन्म प्रमाण पत्र है वह उपयुक्त सभी में काम आता है। आपको इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी हो या कुछ कानूनी संबंधा करना हो, विवाह आपका हो, उसके लिए भी आपको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा
नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार? जैसे आपने देखा अभी महारजिस्ट्रार कहाँ का होता है? केंद्र सरकार द्वारा होता है और पूरे भारत का होता है। तो जो हमारे राज्यों का होता है वो कौन होता है? तो हमारे राज्य में होता है मुख्य रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? हमारे राज्यों के लिए मुख्य रजिस्ट्रार होता है। जो सर्वोच्च अधिकारी है वह मुख्य रजिस्ट्रार होता है। इसका प्रमुख कार्य राज्यों में नियमों को लागू करने वाले मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के माध्यम से जन्म मृत्यु आंकड़ों के संकलन तथा सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करना होता है और रिपोर्ट तैयार करके महारजिस्ट्रार को सौंप देता है, जो वह देश के डेटा सेंसस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? उत्तराधिकार सिद्ध करने हेतु, संपत्ति प्राप्त करने हेतु, बीमा हेतु या उपयुक्त सभी? तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता उत्तराधिकार सिद्ध करने में भी, संपत्ति हासिल करने में भी, बीमा में भी तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावे साबित करने के लिए भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी जो तीनों है ABC बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता क्या है? प्रशासनिक प्रयोजन में, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल में या उपयुक्त सभी? तो जन्म पंजीकरण संबंधी आंकड़ों का उपयोग प्रशासनिक प्रयोजन, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, माता व शिशु के प्रसव के बाद देखभाल तथा टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों में किया जाता है। इससे सटीक आंकड़े सरकारी योजनाओं में सफल सिद्ध होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। मतलब ये सारे अगर जन्म पंजीकरण का डेटा सरकार के पास उपलब्ध होगा तो सही टाइम पे जो शिशु पैदा हुआ है उसको टीका भी लग पाएगा, उनके जन स्वास्थ्य के लिए भी सरकार कोई योजना बना पाएगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मृत्यु के अभिलेखों का क्या उपयोग है? महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, अनुवांशिक अध्ययन में या उपयुक्त सभी? तो इसका भी जो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि अगर मृत्यु हमें कैसे हुआ, क्यों हुआ, अगर ये पता होगा तो हमें तीनों ऊपर के ऑप्शनों में पता लगा पाएंगे किस वजह से, क्या कारण रहा होगा जिससे मृत्यु हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी? तो उत्तर प्रदेश में जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO जो होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर हमारे जिले का, वह कार्य करता है जिले के रजिस्ट्रार के तौर पर। आपने देखा महारजिस्ट्रार देश में होता है, उसके बाद मुख्य रजिस्ट्रार राज्यों में होता है और जिलों में कौन होता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है CMO होता है, उसे रजिस्ट्रार के पद पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा या एक ही सूचना प्रपत्र भरना होगा, कोई सूचना प्रपत्र नहीं भरना होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं? जो सही जवाब है अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा, क्योंकि दो बच्चे हुए हैं, एक से ज्यादा बच्चे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी बच्चे हो सकते हैं, दोनों का अलग अलग भरना होगा। समझ आया? अगर दो बच्चे होते हैं तो उसका अलग से बनाया जाएगा, उसका अलग से बनाया जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, दोनों का एक साथ नहीं बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। कितना शुल्क निर्धारित किया गया है? तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के प्रावधान के अनुसार रजिस्ट्रार जैसे ही जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करता है, अधिनियम की धारा 8 और 9 के अंतर्गत सूचना देने वाले व्यक्ति को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 5 या 6 पर निःशुल्क जारी किया जाता है। जन्म का 5 होता है और मृत्यु का 6 होता है। दोनों प्रपत्र बनाकर जैसा वो मांग करता है उसे दे दिया जाएगा और 1 रुपया भी फीस नहीं लगेगा। निःशुल्क सेवा सरकार द्वारा ये है। 1969 में जो हमारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम बना है उसके तहत निःशुल्क सेवा दी जाती है। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, गुमशुदा व्यक्ति को कब मृत माना जाता है? अगर कोई आदमी बच्चा खो गया है
तो कितने दिनों बाद उसे मृत मान लिया जाता है कि वो मर चुका है? जिसे पिछले 7 वर्ष से देखा या सुना न गया हो, जिसे पिछले 6 वर्ष से देखा या सुना न गया हो, जिसे पिछले 5 वर्षों से देखा या सुना न गया हो, जिसे पिछले कुछ वर्षों से देखा सुना न गया हो। तो जो इसका सही जवाब है वह ये है, अगर किसी भी खोए हुए आदमी को, गुमशुदा व्यक्ति को आपने 7 वर्षों से नहीं देखा या सुना है तो उसे सरकार द्वारा मृत माना जाता है कि वह मर चुका है। उसका आगे का जो भी कार्य कर्म कांड करना है कर सकते हैं, अब वो जिंदा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है? अब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितने दिनों के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, और किसी की मृत्यु होती है तो उसका कितने दिनों के भीतर ही उसका मृत्यु प्रमाण पत्र ही बनवा लेना चाहिए? तो जो उसका ऑप्शन है हमारे सामने 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 6 माह। तो जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार 21 दिनों के भीतर जन्म, मृत्यु या मृत जन्म की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होना अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात पंजीकरण कराने पर शुल्क अदा करने का प्रावधान है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर आप 21 दिन के भीतर नहीं करा पाते तो देखा आपने निःशुल्क था, लेकिन अगर आप 21 दिनों के बाद कराते हैं तो आपसे कुछ निःशुल्क नहीं होगा, अब कुछ फीस ली जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर पैदा हुए किसी भारतीय दंपत्ति के बच्चे के जन्म का पंजीकरण होगा? नागरिकता अधिनियम के हिसाब से 1955 वाले, जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002 के हिसाब से, या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के हिसाब से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह भारत के बाहर पैदा हुए किसी भारतीय दंपत्ति के बच्चे के जन्म का पंजीकरण नागरिकता अधिनियम 1955 एवं तत्संबंधित नागरिकता नियम 1956 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता है। उसमें जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2002, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 लागू नहीं होगा, क्योंकि वह विदेश में पैदा हुआ है। उसको यहाँ सबसे पहले नागरिकता अधिनियम के हिसाब से ही पंजीकरण कराना होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है? अगर किसी ने 1 साल से न जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है न मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है तो किसके आदेश पर वो जारी की जा सकती है? जिलाधिकारी के, उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के, तहसीलदार के, या ग्राम प्रधान के? तो कोई जन्म या मृत्यु संबंधी घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत न होने पर उसे क्षेत्र के उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम के लिखित आदेश पर 10 रुपए का विलम्ब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। मात्र 10 रुपए का विलम्ब शुल्क लेकर उसे फिर से वह जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सत्य कथन है। बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम का भी किया जा सकता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यदि बच्चे का नाम का रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के उपरांत तथा 15 वर्ष के भीतर करवाया जाएगा तो विलम्ब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के तहत किया जाएगा, यह भी बिल्कुल सही है। यदि बच्चे का नाम का रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के बाद करते हैं या 15 वर्ष के भीतर करते हैं तो वह भी करा दिया जाएगा विलम्ब शुल्क लेकर। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है हमारा उपयुक्त, दोनों कथन सही है, तो बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या 1 भरते समय बच्चे का नाम नहीं रखे जाने की स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई भी नाम लिख देना चाहिए, लड़की शिशु या लड़की शिशु, लड़का शिशु या लड़की शिशु का लिखना चाहिए, पंक्ति को खाली छोड़ देना चाहिए, फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। तो जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या 1 भरते समय यदि बच्चे का नाम रखा जा चुका है तो बच्चे का पूरा नाम भरे। यदि कोई कुल नाम हो तो वह भी नाम में शामिल करनी चाहिए। यदि बच्चे का नामकरण नहीं हुआ है तो मद को खाली छोड़ दें। शिशु लड़का या
लड़की नहीं भरना चाहिए। अगर उसका नाम नहीं रखा गया है तो जो स्थान है नाम का उसे खाली छोड़ दें। अगर नाम रखा जा चुका है तो उसका नाम जो भी रखा गया है वह लिख सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है सी, पंक्ति को खाली छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। हमें उम्मीद होगी जो हमने पीछे के क्वेश्चन को 19 आपको याद हो गए होंगे। तो आज का आखिरी प्रश्न जो हमारे सामने है, जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार लिखा जाना चाहिए। किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक, किलोग्राम में 2 दशमलव स्थान तक, किलोग्राम में 3 दशमलव स्थान तक, किलोग्राम में दशमलव नहीं रहे। तो जो सच्चाई है इसका, जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक लिखा जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई बच्चा 3.5 किलो का है तो ये लिखिए 3.5, 3.6, 3.7। ये नहीं लिखना चाहिए 3.5, 3.54। इस प्रकार से नहीं, केवल पॉइंट के बाद 1 दशमलव के बाद एक अक्षर आप 1 डिजिट और लिख सकते हैं। तो आपने 20 क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी भी ग्राम पंचायत अधिकारी की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कुछ पूछना या बताना हो तो आप कमेंट में पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका यूं ही प्यार बना रहे। जय हिंद।